यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और एक बार पुनः आप सभी के बीच में हाजिर हैं। हम राजस्थान सीईटी की जो तैयारी कर रहे थे, राजस्थान सीईटी के अंदर भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, देखिएगा। हालांकि आप सभी को बताया कि भूगोल अपने हैं वो बीएल सर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से ख़राब है, लगभग 15 दिन के आसपास होने आए हैं। तो जब वो वापस आएंगे रिकवर होके, तब वो आपको पीछे बच्चे को जो टॉपिक पढ़ा देंगे। तब तक अपन आराम से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, उन प्रश्नोत्तरी को कर रहे हैं। और इस प्रश्नोत्तरी के अंदर हमारा ये अध्याय नंबर 7 रहेगा, जिसमें हम कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। भारत आप सभी को पता है कृषि प्रधान देश है, और कृषि के क्षेत्र के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ जब कृषक परिवार का नाम आता है तो आप में से, मेरे में से भी काफ़ी लोग होंगे जो इस कार्य से जुड़े हुए होंगे। और किसान कृषि करता है तो कृषि वो मिश्रित प्रकार की कृषि करता है, ये आपको पता है। मिश्रित प्रकार का कृषि का मतलब है कृषि के साथ साथ में वो पशुपालन भी करता है, कुछ दुधारू पशुओं का पालन भी करता है, जिससे भी उसको कुछ आमदनी हो सके। तो कृषि और पशुपालन एक मिश्रित टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी पुराने हैं शेयर वगैरह कर दो भाई। और क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। कमेंट करके बताना है सभी को, क्लास लास्ट तक देखना है। ये प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बुक से प्रश्न है, और एग्जाम में हूबहू छपने की पूर्ण संभावनाएं रहती है इन प्रश्नों की। तो ऑपरेशन फ्लड है, ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, पीने के पानी की व्यवस्था से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिएगा दोस्तों, जब भी ऑपरेशन फ्लड का नाम आएगा तब श्वेत क्रांति का नाम आएगा। कौन सी क्रांति का नाम आएगा? श्वेत क्रांति का नाम आएगा। श्वेत क्रांति वही जिसके जनक वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन ने जो शुरुआत की थी श्वेत क्रांति की, वो नाम जरूर आएगा। और श्वेत क्रांति आप सभी को पता है कि दूध में उत्पादन में वृद्धि करने से, दूध उत्पादन में प्रगति हो, दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिले, इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जिसने भी बताया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी बताने वाले सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? लो भाई, निम्न में से मिश्रित खेती है वो अभी मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल के जरिए। तो अभी भी अगर गलत होता है तो फिर तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई दुख की बात हो ही नहीं सकती है। तो बताओ भाई, निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों, शस्यों का मतलब फसल आप मानो, ठीक है। नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ में खेती करें तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। या दो से अधिक कृषि को एक ही खेत में उगाना, दो या दो से अधिक फसलें हैं वो एक ही खेत के अंदर उगाएं। तो या फिर पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना, पशुपालन करना उसके साथ साथ में कृषि करना, मिश्रित कृषि कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पशुपालन करना उसके साथ साथ में खेती करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। दुधारू पशुओं का हम पालन करते हैं, फसलें से भी हमें आय मिल जाती है, और उसके साथ साथ पशुपालन करते हैं तो उससे भी हमें आय मिल जाती है। तो दोहरी आय होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? भैंस की आपसे नस्ल पूछी गई है। भैंस की कौन सी नस्ल है जो गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है? बताओ भाई, भैंस की कौन सी नस्ल है जो गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है? तो देखिएगा, मुर्रा है, भदावरी है, सुरती है और टुड्डा। तो गुजरात के अंदर एक तो पाई जाती है गिर नस्ल की भैंस। कौन सी? गिर नस्ल की भैंस पाई जाती है, जो भी काफ़ी क्या होती है? दुधारू होती है। और एक सुरती नस्ल की भैंस जो क्या है? काफ़ी दुधारू भैंस मानी गई है। मुख्य रूप से यही दुधारू नस्ल है भैंस की, गुजरात साइड का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है। तो सुरती नस्ल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन फिर भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई, देश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? क्या पूछा जा रहा है? देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है सबसे पहला देश का? तो देखिएगा, भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका जीवी विद्यालय है, गोविंद वल्लभ। कौन सा है? पूरा नाम है इसका गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ कृषि व प्रौद्योगिकी है।
गोविंद वल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विद्यालय है जो उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उधमपुर उत्तराखंड के अंदर ये विद्यालय स्थापित हुआ था, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। 1960 के अंदर बना हुआ है। 1960 के अंदर 17 नवंबर 1960 को जो अपने जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या है उद्घाटन किया था। और 1972 के अंदर इसका नाम, देखिए उस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसका संचालन किया गया था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत कर दिया गया है। और इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो हरित क्रांति की शुरुआत इसी कृषि विश्वविद्यालय से हुई थी, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तराखंड के अंदर है। तो स्थापना पूछा गया, स्थापना कब हुई है? 17 नवंबर 1960 को। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है? कोई डेयरी किसान किस तरह अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके दूध उत्पादन को बढ़ा सकता है? कोई ऐसा किसान जो क्या है अपना दूध है वो डेयरी पर देता है, घर पे खाने में यूज नहीं लेता है, और वो किस प्रकार से पशुओं को चारा तो कम खिलाए, चारे का उपभोग तो कम करेगा, लेकिन दूध उत्पादन को क्या है बढ़ा सकता है। माद कर आहार खिलाने से, एक हम पशुओं को खुला छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा आहार खा जाते हैं, इसलिए उनको माद के चारा डालना चाहिए कम, तो दूध बढ़ेगा। या फिर आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, आहार सांद्रण है उसकी पूर्ति के अंदर वृद्धि करके। आहार सांद्रण का मतलब क्या है? जब भी भैंस वगैरह ब्याती है भाई अपने घर पे, तो उसको दाड़ा वाड़ा रहता है, दाड़ा खड़ वो खिलाते नहीं खिलाते हैं, वो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं जो उसके अंदर क्या है आहार सांद्रण की क्या करते हैं पूर्ति करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उससे उसका दूध बढ़ जाता है। वो चारा न खिलाओ वो खिलाओ तो भी काम चल जाता है। तो काफ़ी बात ये सही है। पशुओं को मैदानों में ले जाकर चराने से, हार्मोन सेवन द्वारा। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि पोषक तत्वों में वृद्धि करेंगे, इनको आहार सांद्रण खिलाएंगे तो दूध उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन सभी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए उत्पादन में क्या होती है? सहायक होती है। भारत में शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। राजस्थान में भी अपने ये वर्षा होती है जिसको हम मावट कहते हैं। तो ये जो वर्षा है ये कौन सी फसल के लिए उत्पादन में सहायक होती है? तो देखो बाकी कुछ पता है नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो मावट की फसल है वो, आपने एक प्रश्न रट रखा है कि गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है मावट की वर्षा। गेहूं किसकी फसल? रबी की फसल है, ठीक है। तो मावट वर्षा शीतकाल में होती है। शीतकाल में फसल कौन सी बोई जाती है? ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, शीतकाल में तो रबी की फसल बोई जाती है। तो ये क्या है, खरीफ के लिए नहीं होगी, खरीफ तो गर्मियों में होती है। केवल रबी की फसल के लिए क्या है, बहुत ही क्या है फायदेजनक होती है पश्चिमी विक्षोभों जो शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है भारत के अंदर, वो ठीक है। राजस्थान में अपन इसको मावटा कहते हैं। तो सी आंसर यहाँ पे आपका जिसने भी बताया है वो सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? बाड़ बनाना, अब ये तो कहोगे सर अब खेत के अंदर बाड़ बनाई जाती वो बाड़ है। देखो प्रश्न दिखने के अंदर इजी लगता है, लेकिन बाढ़ है वो, हालांकि खेत की भी बाढ़ का मतलब किसी की भी सुरक्षा दीवारी बनाना। ये सुरक्षा दीवारी खेत की नहीं है, बाढ़ बनाना। फिर एकत्रित करना, क्या एकत्रित करोगे रे? ऊन वगैरह एकत्रित करेंगे, ऊन की कटाई करना। तो ये सभी आप सभी को पता चला। ऊन किसके होती है? लामा का पोषण। कपास की खेती, कपास की खेती में हो सकता है ऊन, कपास से सीधा ऊन थोड़ा ही मिलता है, कपास से ऊन नहीं मिलता है ना भाई सीधा है। कपास लग दी पहले तो कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन से तो ये मिलेगा नहीं, तो फिर किससे मिलेगा? भेड़ पालन से। भेड़ों के लिए बाड़ बनाएंगे, उसमें भेड़ों को एकत्रित करेंगे, फिर उनकी ऊन कटाई करेंगे। तो ये कौन सा व्यवसाय आ गया है, ये कौन सी गतिविधि है? भेड़ पालन की गतिविधि है। ए आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए उत्तर बताया है उन सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर 8 है, तिलहन की फसल, नीचे दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तिलहन की फसल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। जो तिल होते हैं, तिलों की फसल होती है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये जो तिल होते हैं, इन तिलों का उपयोग है वो खाने के रूप में किया जाता है, हम तिल को खा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा प्रसाधन उपयोग कच्चे माल में किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ऐसी सामग्री जिसका ले कच्चे माल के रूप में तिल काम आते हैं, सही बात है ये भी। साबुन वगैरह जो सौंदर्य बढ़ाने की सामग्री होती है उसे प्रसाधन सामग्री होती है। आप जो फेयर एंड लवली वगैरह लगाते हुए हैं वो सारी आती है इसमें, सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। ये सर ऐसे कैसे हो गया? तो अब आप ये बताओ हमें कि तिल उत्तरी है कि दक्षिणी? तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है,
उत्तरी भारत के अंदर तो जो तिल है वो खरीफ के अंदर बोई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत के अंदर तिल है साथियों वो रबी के अंदर बोई जाती है। ये अरंडी हो गई हैं, ये तिल हो गए, ये मतलब दोनों ऋतुओं के अंदर बोई जाने वाली फसलें हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग समय पर बोई जाती है। तो बात सही है, उपयुक्त विकल्प ए और बी दोनों क्या है, सही है। सी ऑप्शन जिसने भी बताया है उन सभी का उत्तर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, जो अपने खाद्यान्न है उन खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय इनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपके जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनको अच्छे प्रकार से संग्रह करना चाहते हैं तो वो मतलब पूरी एकदम सूख जाने पर काटनी चाहिए या उसमें आर्द्रता का कुछ अंश रहना चाहिए, थोड़ा बहुत वो नम रहनी चाहिए। तो नम रहनी चाहिए तो कितने % रहनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों जो अपना FAO है, FAO का मतलब खाद्य और कृषि संगठन है, वो ये मानता है कि खाद्यान्नों को अगर सुरक्षित रखना, लंबे समय तक आपके घर पे वो पड़े रहे, खराब नहीं हो, ऐसा अगर आप चाहते हो तो उसमें 14% क्या है आर्द्रता रहनी चाहिए, तभी उसको काट लो, वरना फिर क्या है वो लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है उन सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था। साथियों रबड़ है वो विदेशी पौधा है, हमारे भारतीय मूल का नहीं है। तो आखिरकार ये भारत में आया कहाँ से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। रबड़ का पौधा है जो भारत के अंदर कहाँ से लाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रबड़ का पौधा मलाया, ब्राजील, वेनेजुएला या इंडोनेशिया, बताएंगे। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रबड़ कहाँ से लाया गया था भारत के अंदर। तो रबड़ साथियों है दूध होता है इस वृक्ष का, उस दूध को जमा कर रबर बनाया जाता है। केरल वगैरह जो अपना केरल वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये रबर के वृक्ष वगैरह उगाए जाते हैं। और रबर भारत के अंदर सबसे पहले लगभग 1876 के आसपास क्या है, पारा शहर है एक ब्राज़ील का, पारा है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ से क्या है, वहाँ से ये रबर लाया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी की रबर का पौधा भारत में कहाँ से आता है, ब्राज़ील में आता, ब्राज़ील से आता है। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है। भारत के अंदर जो कॉफी उगाई जाती है उस कॉफी की किस्म कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्में हैं, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। भारत में ज़्यादातर ओल्ड चिक्स कॉफी उगाई जाती है, कुर्गिस कॉफी उगाई जाती है, अरेबिका कॉफी उगाई जाती है या कैंटस कॉफी उगाई जाती है। सर हाँ, कोल्ड कॉफी है, हमें तो कौन सी कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो अभी सर्दियाँ हैं, कोल्ड कॉफ़ी मत पियो, अभी अपने वाली ये कौन सी है, अरेबिका ही आप पी लो। ठीक है, इथोपिया का पौधा था अरेबिका और भारत में लाया गया था ये भी, और ये अपने भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कॉफ़ी है कौन सी, अरेबिका। ठीक है, तो सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। आपसे क्या पूछ रहा है, मोटे अनाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोटा अनाज जो होता है, जैसे ये अपने खाने के जो भी अनाज होते हैं ये सारे मोटे अनाज में आते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो ये जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। मोटा अनाज होगा उसके अंदर पोषक तत्व है वो बहुत ही क्या है, अत्यधिक होते हैं, इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, पर इसके अंदर पोषक तत्व क्या है, बहुत होते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है, बिल्कुल सही बात है। ज्वार, बाजरा, रागी है, ये मोटे अनाज के अंदर आते हैं। इसके अंदर आयरन है, कैल्शियम वगैरह ऐसे कुछ तत्व अलग अलग फसलों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका दोस्तों सही हो गया। अगला प्रश्न नंबर 13 आपके से कह रहा है, निम्न में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। लो भाई, बहुत ही इजी सा आसान सा प्रश्न आपके लिए आया है। निम्न में से कौन सी है वो खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चावल, गेहूं, गन्ना या कपास, कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो आप सभी को पता है अपना जो गेहूं है, ये गेहूं किसकी फसल है, गेहूं हमेशा रबी की फसल के अंदर आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। बताओ भाई, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है, ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली, भूसावल में, सहारनपुर में या पुणे में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों केला है, केले के उत्पादन के अंदर अगर बात करें तो तमिलनाडु वगैरह वो वाला एरिया काफ़ी आगे है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है ये तिरुचिरापल्ली है, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। तमिली नाम है, आपको पता है तो तमिलनाडु के अंदर है तिरुचिरापल्ली, इसके अंदर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा।
भारत में उगाई जाने वाली, ये तो अपना हो गया है। प्रश्न नंबर 15वें की हम बात करेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता? बताओ भाई वो कौन सा राज्य है जहाँ पे इलायची नहीं उत्पादित होती है? निम्न में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? कमेंट करके बताना है वो कौन सा राज्य है जो इलायची का उत्पादन नहीं करता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा। इलायची बहुत महंगी होती है, आप सभी को पता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लड़कियों की आप हमेशा इज्जत किया करो, ठीक है ना। लड़कियों की इज्जत किया करो भाई। आप कमेंट में लड़ते और झगड़ते और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लड़कियों की इज्जत करो, क्योंकि इनके जो टूटे हुए बाल होते हैं ना, इनसे भी इलायची मिलती है, अपने कोई काम नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं कि वहीं छोड़ के आते हैं। तो समझा करो चीज़ को। और यहाँ पे इलायची का उत्पादन कौन सा नहीं करता है? तो लड़कियाँ इलायची का उत्पादन करती है, इधर ओडिशा इलायची का उत्पादन नहीं करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? गेहूं की आपको अगर खेती करनी है तो क्या चीज़ आपको जरूरी है? गेहूं जो कि रबी की फसल है, तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है? सामान्य तापमान और भारी वर्षा। अरे भाई वर्षा इतनी भारी काम नहीं आएगी है। आर्द्र तापमान, बिल्कुल सही बात है। आर्द्र तापमान यानी कि ठंडनुमा तापमान, तो भारी वर्षा फिर मिस्टेक हो जाती है। आर्द्र तापमान और सामान्य वर्षा, ये काफ़ी हद तक सही है। सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा ये सबसे अच्छा हो गया कि सर्दियों में देखो गेहूं सर्दियों में बोएंगे, सर्दियों में वर्षा सामान्य होगी चलेगी। आर्द्र और सामान्य तापमान, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों के अंदर, और फिर ऊपर से आर्द्रता यानी कि जो पाला पड़ता नहीं पड़ता है सुबह सुबह, वो होता कुछ आवश्यक नहीं है। सामान्य तापमान पे भी क्या है काम चलता है। तो गेहूं की फसल के लिए जो सामान्य तापमान चाहिए हमें, और क्या चाहिए, सामान्य वर्षा चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा। तापमान कितना हो सकता है लगभग, तो देखिएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप तापमान मान लो। इतना तापमान तो चाहिए गेहूं की फसल के लिए, पकते समय चाहिए। पहले तो मान लो भले ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोएंगे तो भी चलेगा, पक्के तब इतना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है खाद्य का संग्रहण कहलाता है। देखिए अदरक का तना है, अदरक जमीन के अंदर लग दी आपको पता है। तो अदरक का जो तना, उस अदरक को कहते क्या है, वो किसका भाग है? अदरक का तना जो खाद्य पदार्थों का संग्रहण वगैरह करता है वो क्या है, वो आपसे पूछा गया। कंद है, प्रकंद है, रजोफोर है या घनकंद है? तो ये मैं आपको सीधा बता देता हूँ, थोड़ा साइंस से भी मिलता प्रश्न है। प्रकंद है, क्या है, प्रकंद हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल बोई जाती है। बताओ भाई खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? खरीफ की फसल है वो बोई जाती है, आपसे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। खरीफ की फसल बोई जाती है, हम तो महीने बता देंगे। अरे महीने नहीं पूछा गया यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जून के अंदर बोएंगे, अक्टूबर के आसपास काट लेंगे। यहाँ पे मानसून आपको दिया गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ में या उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में। तो दोस्तों खरीफ की फसल है, जैसे अपने चावल है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, मूंग है, तो ये है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब शुरू आ जाता है, जून से अक्टूबर तक इसकी अवधि होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तब ये फसल शुरुआत में ही बोई जाती है। तो ए उत्तर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जो कोई रबी खरीफ कुछ नहीं, अपने पूरी साल भले उसको बोते ही रहो। वर्ष पर बोई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी? उड़द, गेहूं, राई या मक्का? वो कौन सी फसल है जिसको वर्ष भर बोया जा सकता है? नकदी फसल के अंदर आएगी, वर्ष भर उगा सकते हैं जिसको। तो देखिएगा आपका यहाँ पे क्या है, मक्का है, ये नकदी फसल है और ये वर्ष पर उगाई जाएगी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, मक्का। जिसने भी डी बताया है उन सभी का आंसर सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20वां हो जाएगा आपका यहाँ से, और 20वां प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है लेकिन थोड़ा शर्मा रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। तो क्या पूछ रहा है 20वां प्रश्न आपसे, देखिएगा। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु का मौसम है वो खत्म होने के बाद जो मौसम आता है, उस मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती है? नॉर्मल सी बात है, ये वो पूछना चाह रहा है। वर्षा ऋतु के मौसम के बाद, तो वर्षा ऋतु आप सभी को होता है अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप मतलब अक्टूबर छोड़ दो तो भी नवंबर, दिसंबर मान लो सर्दियों का मौसम है, तो फसलें कौन सी होगी? रबी की फसल हो जाएगी। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच में सर्दियाँ पड़ती है, हालांकि जनवरी तक भी पड़ेगी, आधी जनवरी, तो ये रबी की फसल होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बताओ भाई कौन सा भारत का वो राज्य है जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कॉफ़ी पीनी भी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कॉफ़ी वैसे नियमित मात्रा में पी जाए तो वो लाभदायक भी होती है। कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है ना,
वो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो पायरुविक एसिड वगैरह होता है वो जमे नहीं और अच्छे प्रकार से माइंड काम करे, इसके लिए उसको एक्टिव करने का कार्य करता है। तो आप अगर स्टूडेंट है तो देखो गलत बात तो नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन गलत बात नहीं है। मेरा मानना है कि लगभग 7 दिन हो तो 1 कप कॉफ़ी आपको पी लेनी चाहिए, ताकि अपना सारा कुछ मेंटली ठीक ठाक रहे, केमिकल लोचा नहीं हो, ठीक है। कॉफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। सेव खाओ और कॉफ़ी पियो बराबर माना जाता है, ठीक है। सेव खाओ या कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी से नींद भी नहीं आती है, सेव से भी नहीं आती है, ठीक है। तो कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? वो कहाँ से लाओगे आप कॉफ़ी? तो कॉफ़ी लाएंगे हम कर्नाटक से। कहाँ से लाएंगे? कर्नाटक है वो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे कॉफ़ी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गरम मसाले हैं जो हम सर्दियों के अंदर भी लेंगे, जैसे भाई गरम मसालों के अंदर तो बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। सर्दी वगैरह लगती तो खाते करते हो आप। तो ये गरम मसालों का मुख्य उत्पादन के अंदर कौन सा है? दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या सुंदरवन डेल्टा? तो देखिएगा गरम मसालों की बात की जा रही है तो दोस्तों गरम मसाले हैं वो अपने क्या है, वैसे तो देखिएगा मालाबार तट है, तो सही आंसर हो जाएगा। मालाबार के अंदर भी जो मंगलुरु है, कुमारी अंतरद्वीप है, उसके आसपास के इलाके के अंदर ये पाए जाते हैं। तो मालाबार तट आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृषि युगम पैदावार का आशय खाली जगह को उगाने से है। कृषि युगम पैदावार किसे कहा जाता है? कृषि में युगम पैदावार क्या होता है? युगम पैदावार का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, कृषि में युगम पैदावार का मतलब क्या होता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। एक ही साथ 2 फसलें उगाना, एक ही जगह पे 2 फसलें एक साथ में उगाना युगम कृषि कहलाता है। विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना, अन्य फसल के साथ एक फसल उगाना, या फिर क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विभिन्न मौसमों पर क्या है 2 फसल उगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एक फसल वर्ष के अंदर मौसम के दौरान एक ही भूमि पर उगाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, सॉरी, हाँ हो गया सही। युगम में पैदावार का आशय क्या होता है कि भाई एक फसल है ना, एक वर्ष में आज ये इस भूमि पर 1 फसलें उगाई, अगली साल इस पे और दूसरी उगाएंगे, एकांतर फसली होती है या इसे अंतर फसली कहा जाता है। एक ही साथ जब एक भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगाते हैं ना, 2 फसलें जब उगाते हैं तो इसको तो अंतर फसली कहा जाता है, इसको अंतर फसली कहा जाता है। युगम पैदावार अलग चीज़ है। युगम पैदावार है मौसम के आधार पर उगाई जाएगी, तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने, देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ष भर बोई जाने वाली हो गया है हमारा। हरित क्रांति से अभिप्राय है, बताओ भाई हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति है वो क्या थी? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरी खाद का प्रयोग करना हरित क्रांति में ये कहा गया था, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति या उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। हरित क्रांति क्या थी भाई बताओ? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति, अरे भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की थी एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन ने शुरुआत की थी हरित क्रांति की, और ये हरित क्रांति है उच्च उत्पादक विविधता प्रोग्राम था। विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनके उत्पादन के अंदर क्या करना? वृद्धि करना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत का जितना भी सिंचित क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है? बताओ भाई। भारत के सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत के सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। गन्ने की खेती सबसे अधिक भाग पर होती है भारत में। चावल भारत में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। कपास सबसे ज़्यादा बोया जाता है भारत में, या गेहूँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है। दोस्तों सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूँ, पूरे विश्व के अंदर लगभग विश्व के 20% जो भूभाग है जहाँ पे कृषि की जाती है, 20% भूभाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल सभी खाते हैं। चावल क्या है? सभी खाते हैं भाई, ठीक है। और पहला नंबर तो अपने चाइना का आ रहा है चावल के अंदर, ठीक है। और विश्व में 20% भाग पर चावल उत्पादन किया जाता है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल उत्पादन के अंदर भारत का जो पूर्वी भारत है और दक्षिणी भारत है, इस भाग में ज़्यादा होता है, अपने तो कम होता है। तो होता ही नहीं है, पानी कहाँ से लाता है? इसको तो भरा हुआ रखना पड़ता है पानी। हालांकि होता है ये उधर पूर्वी क्षेत्र में अपने भी कुछ भागों में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति है ये किससे संबंधित थी? बताओ भाई। भारत में पीली क्रांति है जो येलो रिवोल्यूशन है, इसका संबंध किससे था? पीली क्रांति धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से, या चाय के उत्पादन से? पीली क्रांति है ये किससे संबंधित थी? लगभग 1986 के अंदर इस क्रांति को प्रस्तावित किया है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी।
और ये पीली क्रांति है ये आपकी किससे संबंधित थी? तिलहन उत्पादन से थी। यहाँ पे जो भी आपका बी आंसर बता रहा है बहुत ही अच्छा राइट आंसर हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, जिन्होंने बी बताया है उनका आंसर यहाँ पे राइट हो रहा है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। 27वां प्रश्न, निम्न में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल का मतलब जिसको बेचने पर रोकड़े मिलते हैं, जिसको मुख्य रूप से बेचा जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। तो नकदी फसल के रूप में भारत में किसको माना जाता है? व्यापारिक फसलों के अंदर आती है, अपनी मतलब आय के लिए क्या है बाजार में बेचा जाता है, आय के लिए उगाया जाता है कि मैं ये फसल बड़ी होगी बेचूंगा और पैसे मिलेंगे मुझे। तो बताओ भाई, मक्का, चना, प्याज, गेहूँ। तो प्याज, गेहूँ, चने ये तो घर पे ही खा लेते हैं, इतने उगाए नहीं जाते, और उगाते वो अपनी लिमिट के हिसाब से जितना अपने को चाहिए उतना उगाते हैं। प्याज मार्केट में कोई 5-10 किलो बेच दी वो अलग बात होती है, बाकी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल के अंदर मक्का है। कौन है? मक्का है, वो क्या है? भारत की नकदी फसल में आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। ये पूसा, सिंधु और गंगा है दोस्तों, ये कौन सी फसल की प्रजाति है? बताओ भाई। पूसा, सिंधु, गंगा। पूसा अमूल्य आती है, पूसा बाहर आती है, पूसा बसंत, पूसा किरण है, पूसा गौतमी, पूसा सिंधु, गंगा किसकी फसलें हैं, किसकी किस्में? गेहूं की है, धान की है, मसूर की है या चने की? पूसा, सिंधु, गंगा है, ये किसकी किस्म है? तो पूसा, सिंधु, गंगा है दोस्तों, ये अपने गेहूं की एक प्रजाति है। क्या है? गेहूं की क्या है? गेहूं की प्रजाति है, गेहूं की किस्म है पूसा, सिंधु, गंगा। ठीक है, अपने सिर्फ पूसा ही पढ़ते हैं राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर, आगे भी नाम है। ए आंसर यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। काटो और जलाओ कृषि है, ये क्या होती है? काटो और जलाओ कृषि से क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। काटो और जलाओ, मिश्रित खेती को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। आलू की खेती की जो विधि है उसे कहते हैं, या स्थानांतरण कृषि को कहते हैं, या वनोन्मूलन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप सभी को पता है, जो हमारी उत्तरी पूर्वी भारत की कुछ जनजातियाँ हैं जो कृषि कार्य के लिए व्यापक रूप से भूमिका निभाती है। कृषि वो स्थानांतरित कृषि करती है, एक जगह उनका कोई फिक्स नहीं होता है। आज जंगल था, यहाँ पे जंगल काटा, कृषि कर दी, कल वापस यहाँ से काट के कृषि करते हैं, परसों वापस यहाँ से काट के कृषि करते हैं, ऐसे। तो ये स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं, क्या कहते हैं? झूम कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को कहा जाता है काटो और जलाओ कृषि। तो सी आंसर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे कि काटो और जलाओ कृषि है वो स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? रोपण का मतलब क्या होता है? बागानी फसल। कैसी फसल? बागानों के अंदर, जो बड़े बड़े बागानों के अंदर उगाई जाती है उस फसल को बागानी फसल या रोपण फसल कहा जाता है। बड़े पैमाने पर बागान बनाया जाता है और उसके बाद कई वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। एक बार बोली, जैसे अपने नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल बताऊँ, अपने यहाँ का क्षेत्र का तो देखो भाई, दाड़म होती नहीं होती है? दाड़म है, जिसको आप अनार वनार जो भी बोलो, मुझे नहीं पता, हमारे दाड़म में बोलते हैं। ठीक है, ये है ना, इसको मेरे हिसाब से देखो भाई कि एक बार उगा दिया जाता है, लगभग 3-4 साल बाद उसके वो लगनी स्टार्ट होती है, फिर लगती रहती है। तो ये वाले उस वाली फसल को रोपड़ फसल कहा जाता है। तो कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? चाहे एक बार लगाने पर बार बार आती रहती है, सही है। कॉफ़ी बार बार आती रहती है, रबड़ बार बार आता है, गन्ना नहीं। गन्ना तो ये लगाया, खाओगे क्या? उसका तना ही तो अपन खा रहे हैं, इसी को तो खाते हैं। इसको अगर काट दोगे तो क्या पीछे गुजरा ही नहीं। ठीक है, तो ये इतना रोपड़ फसल के अंदर नहीं आएगा। डी आंसर यहाँ पे आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना क्या है? रोपड़ फसल नहीं है। जिसने भी डी बताया उन सभी का उत्तर राइट है। अगला प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने, भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का हिस्सा कितना है? भारत में जितनी भी फसलें उगाई जाती है उन फसलों में खाद्यान्न फसलें हैं उसका कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत की जितनी भी फसलें हैं उन फसलों में जितनी क्षेत्रफल पर फसलें उगाई जाती है उसमें से खाद्यान्न फसलें हैं वो कितने प्रतिशत भूभाग पर उगाई जाती है? खाद्यान्न फसल का मतलब गेहूँ, चावल, बाजरा वगैरह, ये जो अपन खाने के काम में लेते हैं वो 70% से अधिक, 60 से 70% के मध्य, 50 से 60% या फिर 50% से कम। तो दोस्तों लगभग 70% प्लस है वो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है और 30% क्या है? दूसरी फसलें उगाई जाती है जिनसे हमें आय वगैरह मिले, नकदी फसलें वगैरह हो गई वो उगाई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। IR20 और रत्ना है, ये किसकी प्रमुख किस्में हैं? बताओ भाई। IR20 और रत्ना है, ये प्रमुख किसकी किस्में हैं? गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की या धान की? IR20 और रत्ना है, ये किसकी किस्में हैं? बताओ भाई। गेहूं, बाजरा, ज्वार या धान? तो दोस्तों देखिएगा, चावल की खेती होती है ना,
चावल की खेती, धान में आप मान लो चावल कोई, तो ये रत्ना है, IR20 है, ये क्या है, धान की है। ठीक है, किसकी किस्में हैं, धान की है। कोष्टक में आप चावल लिख सकते हैं, चावल या धान, ऐसे हालांकि चीज़ें दो अलग अलग है बट एक ही मान लिया जाता है। तो इसकी किस्में हैं IR20 और रत्ना, डी उत्तर वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। श्वेत स्वर्ण, सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, क्या है, सफेद सोना कौन सी फसल को कहा जाता है बताओ। महाराष्ट्र में क्या, सभी जगह ये तो जानी जाती है, सफेद सोना। सफेद सोना कौन सी फसल को कहा जाता है, कमेंट करो। व्हाइट गोल्ड, गेहूं को, मक्का को, कपास को या गन्ना को। तो आप सभी को पता है सफेद, तो फसल दिखने में पहली बात तो सफेद होगी। सफेद सोने के रूप में किसे जानते हैं, कपास को जानेंगे, जो नकदी फसल है, रुई बनती है जिससे, इसे क्या कहा जाता है। हाँ, अपन पढ़ते आते हैं अपनी, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इससे सफेद सोना कहते हैं। मिट्टी कैसी चाहिए कपास के लिए, काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी क्या है, कपास के लिए क्या है, बहुत उत्पादन होती है। इस काली मिट्टी को एक कपासी मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो कपास भी कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। तो सी उत्तर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कपास को क्या है, श्वेत सोना कहा जाता है। और हर जगह क्या है, इसको श्वेत सोना कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1976 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1984 में या वर्ष 2002 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड है, इसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। तो सी आंसर बताने वाले सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फसल चक्र अपनाने से क्या होता है बताओ भाई। दोनों में से बता दो आप ऑप्शन, ठीक है, इसी में अपना सही उत्तर है। क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र अपनाने से क्या होता है। फसल चक्र होता है क्या, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो जैसे आपकी भूमि ये है, तो इस खेत के जैसे दो टुकड़े करती है कि इसमें दूसरी फसल बोएंगे, इसमें दूसरी फसल बोएंगे। जैसे अभी सर्दियाँ आई है, ठीक है, रबी की फसल है, तो इसके अंदर इस बार सरसों बोई है और इस बार इसके अंदर क्या बोया है, गेहूं बोया। अब अगली बार जब वापस सर्दियाँ आएंगी तो यहीं की यहीं सरसों और यहीं की यहीं गेहूं नहीं बोएंगे। इस बार गेहूं उस वाले में बोएंगे, सरसों इस वाले में बोएंगे, चेंज करेंगे। ये फसल चक्र होता है, एकांतर फसलें उगाई जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि भूमि की उत्पादकता बढ़ी रहे। भाई बार बार गेहूं है, वो फसल की उर्वरकता एक जगह बोएंगे तो खत्म कर देगा। तो अब की बार गेहूं बोया, अब की बार सरसों बोई, तो इससे क्या है, भूमि का जो फसल का उत्पादन है, वो उत्पादन क्या है आपका बढ़ जाता है, या भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फसल का उत्पादन तो नहीं बढ़ता, वो तो डिपेंड करता है आपका बीज कैसा है, खाद कैसा दिया आपने, सिंचाई कैसी की। लेकिन भूमि की उत्पादन क्षमता है ये बढ़ती है, ये नष्ट नहीं होने देती है। तो ये आंसर बताने वाले सभी दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फसल चक्र पद्धति का अपना ये फायदा होता है एक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 36 आपके सामने है। चाय का उत्पादन होता है, चाय है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्रों के अंदर बोई जाती है। पर्वतों पर उत्पादित की जाती है चाय, पहाड़ों पर की जाती है, मतलब पठारों पर की जाती है, पर्वतीय घाटियों में की जाती है, या पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, बताना है। चाय है, ये चाय का उत्पादन है वो किस क्षेत्रों के अंदर होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बात करूँ तो चाय के लिए अपने को वर्षा चाहिए लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 150 से 200 सेंटीमीटर तो हमें वर्षा चाहिए। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए, तापमान चाहिए, तभी ये क्या है, तभी चाय होगी। और ऐसी जो परिस्थितियाँ हमें मिलती है, ये परिस्थितियाँ हमें पहाड़ी ढालों पर मिलती है। पहाड़ी ढालों पर तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और वर्षा भी 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। तो फिर वहाँ पर चाय का उत्पादन है वो आराम से हो जाता है। तो पहाड़ी ढालों पर उत्पादित होने वाला पौधा है चाय का पौधा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जिसने भी बताया है उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। जो दलहनी फसलें होती है, उन दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, बताओ भाई। दलहनी फसलों का मतलब फलीदार फसलें, जिनकी फलियां लगती है, फलीदार फसलों के आपको पता है कि जो पौधे की जड़ है, उन जड़ में गांठ पाई जाती है, उनमें राइजोबियम नामक नॉस्टोक एनाबिना जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, दलहनी फसलें या फलीदार फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है, उसके साथ साथ और कौन कौन से तत्व चाहिए, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यूँ नहीं है कि सिर्फ जीवाणु आया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लिया, कोबाल्ट होगा तो ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो पाएगा। कोबाल्ट होता है आपका
तभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो कोबाल्ट का क्या है, प्रमुख आवश्यक तत्व हो जाता है। सबसे पहली आवश्यकता कोबाल्ट की पड़ती है। तो बी उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिसने भी बी उत्तर बताया है उन सभी का आंसर सही है। बहुत ही अच्छा, आपका उत्तर भी राइट हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, रबर की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। रबर की फसल है उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है, ये आपको बतानी है। बताओ भाई, रबर की फसल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये भूमध्य रेखीय फसल है, रबर है वो भूमध्य रेखीय फसल है क्या। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। भूमध्य रेखीय फसल का मतलब क्या है कि उष्ण या उपोष्ण क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो रबर तो बिल्कुल उपोष्ण या उष्ण क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है और भूमध्य रेखीय फसल भी है। सही बात है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं भाई, ये तो फिर गलत बात हो गई है कि रबर के उत्पादन के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता तो नहीं होती। दोनों सही नहीं, इसमें सिर्फ यही सही है। ये कैसी है, भूमध्य रेखीय फसल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी उष्ण क्षेत्र में बोई जाती है तो 50 से कम वर्षा तो नहीं हो सकता ना। तो ए आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जिसने भी ए बताया है उनका आंसर क्या है, सही है। तो ये अपने क्या थे, आज का जो टॉपिक था अपना कृषि व पशुपालन था, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक देखो प्रश्न अपन वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, वो प्रश्न अपन ने किए हैं। कितने टॉपिक रहे हैं भूगोल के अंदर, आपको अभी तक हम भूगोल के अंदर कितने टॉपिक कुल पढ़ेंगे, और खुद अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपके मॉडल पेपर है वो भी स्टार्ट कर दिए जाए अपने इसी चैनल पर। मैं एक कोई डेली 100 प्रश्न लेके आऊँ जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न भी हो, इंडिया जीके के प्रश्न भी हो, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है। जैसा सीईटी का आपका पेपर आएगा, कंप्यूटर विज्ञान वगैरह सारा कुछ, तो मॉडल पेपर करवाया जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा। आप एक क्या है, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक वगैरह शेयर वगैरह किया करो। अगर अच्छे लगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ा था कि बेसिक परिचय, मान लो आप सामान्य परिचय पढ़ा था। उसके बाद दूसरी क्लास के अंदर हमने देखो भौतिक स्वरूप हो चुके हैं हमारे, इसी क्लास में हो गए थे। उसके बाद हमने जलवायु पढ़ा भारत की, और जलवायु के अंदर ही मृदा पढ़ लिया है, मृदा के अंदर ही क्या पढ़ लिया है, प्राकृतिक वनस्पति वगैरह पढ़ लिया। आपको सर इतना सारा पढ़ लिया इतनी क्लासों में। देखो मोस्ट प्रश्न थे वो कर लिए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बाकी पढ़ने को बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए तो यूँ नहीं है कि 5-1 क्लासों में भारत का भूगोल पूरा हो जाए, नहीं, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। लगभग अगर अच्छे प्रकार से डिटेल से पढ़े तो 15 से 20-25 क्लासें हो जाती है घंटे की, तो ही भारत का भूगोल पूरा हो पाता है। लेकिन मोस्ट जो था वो अपने सारा कुछ पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने और क्या क्या पढ़ा, नदियाँ पढ़ ली है, नदियाँ झीलें पढ़ ली है, और जो बहुउद्देशीय परियोजना थी इनके साथ में वो भी पढ़ लिया। और ये 7वां अध्याय हमारा कौन सा था, कृषि और पशुपालन था, ये पढ़ लिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम एक तो भारत के खनिज हैं, खनिज प्लस ऊर्जा संसाधन, ठीक है, खनिज और ऊर्जा संसाधन है, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे उद्योग रह रहे हैं पीछे, उद्योग प्लस परिवहन पीछे रह रहा है, तो परिवहन पढ़ लेंगे। और फिर तो क्या है, जनसंख्या वाला एक टॉपिक है जहाँ से आपके 1-2 प्रश्न आने की संभावना पूरी की पूरी बनती है कि भाई भारत की जनसंख्या से तो प्रश्न पूछ ही सकेगा, वो भूगोल है। तो ये थोड़ा आप क्या है आराम से डिटेल से पढ़ लेना। बाकी 2-4 टॉपिक रहे हैं तो ये फटाफट से अपन पूरे कर लेते हैं 2-3 दिनों के अंदर। उसके बाद आपके सीईटी के क्या है मॉडल पेपर क्या करेंगे, मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जुड़ जाना है अच्छे से। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके जो पास में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी वाला आइकन है, उस घंटी वाले आइकन को ऑल पे क्लिक करना है। इससे होता है क्या है, देखो 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको घंटी के पास में, ठीक है। ये चीज़ बहुत से लोगों को पता नहीं है। कमेंट आते हैं कि सर आपकी क्लास कब होती है, पता ही नहीं चलता, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। अभी भी देखो 7 बजे अपनी डेली क्लास होती है शाम को, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्लास क्यों नहीं लेते, और आपके बिना हमारा मन नहीं लगता, और आपकी 9 बजे वाली क्लास बंद नहीं हो रही है। तो देखो 9 बजे काफ़ी क्लासेज होती है, तो मुझे लग रहा है, और मैं भी देखो सर्दियों का समय है तो थोड़ा 9 बजे बच्चे वगैरह भी सो जाते रहता, कुछ नहीं हो पाएगा मुझे पता है, तो अपने 7 बजे कर ली। तो 7 बजे शाम को डेली क्लास होती है। घंटी वाला आइकन है उसको ऑल पे क्लिक रखना, ताकि जैसे ही क्लास होती है, एक तो आपको आधा घंटा पहले है वो भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अभी आधे घंटे बाद लाइव होने वाली क्लास, और जब क्लास लाइव होती है तब भी नोटिफिकेशन मिल जाता है कि क्लास लाइव हो चुकी है। तो फिर आपको क्या है आराम से दोनों में से एक तो आप क्या है देख ही लोगे, तो वो कर दीजिएगा। बाकी क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने और भी मित्रों को जोड़ना है, क्लास को शेयर करना है, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए। सबसे मेन मुद्दा तो आपकी बीएसटीसी की लिस्ट का होगा कि लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट देखो, लिस्ट आती रहेगी जाती रहेगी। फिलहाल अपनी जो सीईटी है, यूँ नहीं कि बीएसटीसी के चक्कर में सीईटी भी चली जाए, तो सीईटी की अच्छे से तैयारी कर लो। ये जब आएगी तब इसकी भी अपन क्या है बात कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।